वस्तु का अगर आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष वो क्या कर रहा है, अपने स्थान में चेंज कर रहा है, परिवर्तन कर ले रहा है, तो वो वस्तु कैसे कहलाएगी? मोशन यानी गति अवस्था में कहलाएगी। या कह सकते हैं कि समय के साथ अगर वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन कर दे रही है तो क्या कहला देगी? मोशन में। जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन के सामने खंभा है, यानी ट्रेन के सामने क्या है? खंभा है। अगर अगर वो ट्रेन चल देगी तो खंभा की जगह पे कुछ और आएगा, ऐसे आ जाएगा, कुछ और आएगा, मतलब पेड़ आ जाएगा, पुल आ जाएगा, ये सब आएगा, तो वो वस्तु किसमें क्या कहलाएगी? मोशन स्टेज में कहलाएगी। जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे सामने मान लीजिए ये है, ठीक है, बोर्ड का कोई ये वर्ड लिखा हुआ है, कुछ चीज लिखा है, स्पीड लिखा है, अगर हम आगे ऐसे बढ़ रहे हैं तो मेरे सामने कोई ना कोई चीज बदल रहा है ना, तो वही उसी को हम उससे अगर बदल जाएगा, आसपास की वस्तुएं बदल रही हैं तो वो मोशन स्टेज में कहलाएगा। ठीक, पहला समझते हैं रेस्ट पोजीशन का होता है कि वस्तु जब समय के साथ स्थान यानी जब वस्तु समय के साथ अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है तो क्या कहलाती है? रेस्ट पोजीशन हो जाती है। जब कोई वस्तु अपने समय के साथ अवस्था में चेंज नहीं करती, परिवर्तन नहीं करती, क्या कहलाती है? विरामावस्था में हो जाती है। जैसे ये सभी बोर्ड वगैरह ये सब यहीं पे रुके हैं तो रुके हैं। ठीक, मोशन में क्या होता है कि जब वस्तु समय के साथ अवस्था में परिवर्तन कर देती है या समय के साथ क्या कहती है, अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर लेती है, तो वो क्या हो जाती है? मोशन में हो जाती है। कैसे कहलाती है? मोशन में। देखिए, जो गति होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक समान गति हो सकती है यानी यूनिफॉर्म मोशन, उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करे, कहने का मतलब जब कोई भी वस्तु है निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है, जैसे मान लीजिए तो कोई वस्तु यहाँ पे चला, कोई वस्तु यहाँ से चली, 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय की, तो दूसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर दूरी तय करी, तीसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर दूरी तय करी, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक ही घंटा है और दूरी भी 60 ही है सब जगह पे, यानी 1 घंटे में 60, 1 घंटे में 60, 1 घंटे में 60। तो इस तरीके की मोशन को यूनिफॉर्मली मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। तो वही लिखा है निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या चीज उसकी नियत रहेगी, नहीं फिक्स क्या रहेगी, तो उसकी वेलोसिटी फिक्स रहेगी, उसकी वेग क्या रहेगा? उसका वेलोसिटी फिक्स रहेगा। यानी एक समान गति में उसकी क्या फिक्स रहेगा? वेलोसिटी यानी वेग फिक्स रहेगा। अब आप देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक समान गति, सॉरी असमान गति। असमान में गति में क्या होता है कि उसका टाइम तो फिक्स रहता है लेकिन उसकी दूरी फिक्स नहीं रहती है। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे आपने देखा कि कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है 1 किलोमीटर में अगर 60, 1 घंटे में यहाँ से चली, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है और अगले में भी 60 जा रही है, फिर अगले घंटे में 60 जा रही है, तो वो तो हो जा रहा था एक समान गति। लेकिन असमान गति में क्या होता है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर गई, यानी इस पहले फर्स्ट घंटे में 60 किलोमीटर गई, सेकंड वाला जो घंटा है, सेकंड वाला जो घंटा है उसमें 120 किलोमीटर चली गई, थर्ड वाले घंटे में 30 किलोमीटर गई, चौथे घंटे में रुकी हुई है। मतलब समझ रहे ना क्या हो रहा है? वो असमान गति कहलाती है। यानी जब कोई वस्तु निश्चित समय में अनिश्चित दूरी तय करती है तो वो क्या कहते हैं? उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति। अब हम लोग देखते हैं कि वस्तुओं द्वारा गति करते हैं तो कितनी प्रकार से वो लोग गतियां कर सकती हैं वस्तु। तो पहले जो गति होती है लीनियर मोशन कह सकते हैं हम लोग, रेखी गति या रुजुरेखी गति सब एक ही है। वस्तु की ऐसी गति जिसमें वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी जो मोशन कहलाती है वो लीनियर मोशन में गति करती है। उसका जो गति कहलाता है वो रेखीय गति होती है। दोलनी गति में क्या होता है? दोलनी गति को समझिएगा थोड़ा देखिए। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से, मान लीजिए ये निश्चित बिंदु हो गया, ठीक, ये निश्चित बिंदु हो गया, ठीक, अब एक निश्चित बिंदु से इधर उधर गति करती है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे घड़ी के पेंडुलन की गति, एक निश्चित दूरी एक निश्चित जगह पे टिका रहता है ऐसे और ऐसे 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 वहीं पर और उसी पाथ पर, ऐसे नहीं कि एक बार और घूम गया, नहीं नहीं। देखिए, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु पर इधर उधर गति करे और एक ही पथ पर ऐसे उसी पथ पर गति करता रहे तो उसे क्या बोल देंगे? दोलनी गति। कैसी गति बोल देंगे? दोलनी गति। अब देखते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन, घड़ी के पेंडुलन की गति। घड़ी के पेंडुलन की गति में किस प्रकार की गति होती है? दोलनी गति। गाँव में पटना लगाते हैं ना जैसे, तो वो पटना में झूलता है तो कैसा गति होता है? दोलनी गति। देखते हैं वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी कर्व या वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो कैसी कहलाती है? वृत्तीय गति। जैसे ये मैदान हो गया, गोलाकार मैदान हो गया, इसमें कब जो कोई खिलाड़ी दौड़ता है या धावक दौड़ता है तो उसके द्वारा लगाई गई गति कैसी कहलाती है? वृत्तीय गति। या मोड़ पर साइकिल मोड़ते हुए सवार की गति, वहां पर भी कैसी गति हो जाएगी? वृत्तीय गति। कंपन गति, जब कोई वस्तु एक ही बिंदु पर रहकर इधर उधर गति करे जल्दी जल्दी से तो वहां पे क्या हो जाती है? कंपन गति। अनियमित गति। अनियमित गति का होता या इरेगुलर मोशन इसे कहते हैं। जब कोई वस्तु गति करते हुए निरंतर अपनी दिशा बदलते रहे तो उसे क्या बोलेंगे? अनियमित गति। जब कोई वस्तु
गति करते हुए निरंतर अपनी दिशा को चेंज करते रहे तो उसमें कौन सी गति होती है? अनियमित गति। जैसे फूलों पर मंडराते भंवरों की गति, फूलों पर मंडराते भंवरों की गति में कौन सी गति है? तो अनियमित गति है। ठीक, अब ये सभी जब सभी लोग कुछ न कुछ गति करेगी तो कुछ न कुछ डिस्टेंस प्राप्त कर लेगी। मान लीजिए जैसे मैं ही यहाँ पे गति कर रहा हूँ तो वहां से यहाँ आया ना, कुछ दूरी चला ना, तो उस दूरी को समझते हैं, डिस्टेंस को समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, पथ मतलब रास्ता होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से यहाँ चली आई, ठीक है, तो ये इसका पथ हुआ, इसके पथ की लंबाई को ही क्या बोल देते हैं? दूरी बोल देते हैं। इसके पथ की लंबाई को क्या बोल देते हैं? दूरी। यानी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही क्या बोल देते हैं? दूरी। अब एक होता है दूरी, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। एक क्या होता है? डिस्टेंस, और दूसरा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। हम लोग पहले नंबर दूरी समझेंगे। क्या समझेंगे? दूरी। ये दूरी होता क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी अदिश राशि? दूरी कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। अदिश सदिश कल हमने बता दिया था बड़ी से। ये एक अदिश राशि है। दूरी जो होता है ना, वो सदैव धनात्मक होगा या तो शून्य होगा। दूरी कैसे होगी? या तो धनात्मक होगी या तो शून्य होगी। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, अब ये वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट की है, ऐसे ऐसे करके ऐसे यहाँ पे पहुंच गई, ठीक ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे कोई भी पॉइंट था। ये जो पथ के मार्ग की लंबाई है, या जो मार्ग है, इसी की लंबाई को ही क्या बोल देते हैं? दूरी। क्या बोल देते हैं? दूरी। दूरी अदिश राशि होती है, दूरी धनात्मक होती है, दूरी धनात्मक। ऐसा नहीं, कोई नहीं बोलता कि आज हम, ऐसा कोई नहीं बोलेगा व्यक्ति कि भाई आज हम -5 किलोमीटर चले, आज स्कूल जाते जाते हमको -20 किलोमीटर स्कूल पहुंच गए। नहीं, दूरी या तो चल ही नहीं करेगा, या तो रुका रहेगा, या तो चलेगा तो धनात्मक में चलेगा, चाहे जैसे चले। दूरी सदैव धनात्मक होती है और या तो शून्य होती है, अदिश राशि होती है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। ये विस्थापन क्या होता है? देखो, दूरी का भी जो एसआई यूनिट होता है मीटर होता है। दूरी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। देखिए, डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। अगर कोई वस्तु चल रही है, यहाँ पर उसकी स्थिति चलते 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 यहाँ पे पहुंच गई, तो ये इसकी प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो यानी इनिशियल पॉइंट एवं फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस यही वाला है ना, यही इसका डिस्प्लेसमेंट कहला देगा। यही क्या कहला देगा? डिस्प्लेसमेंट। फिर से एक बार समझते हैं। अगर कोई वस्तु चल रहा है, चलते चलते यहाँ पे पहुंच गया, तो ये तो उसका दूरी हुई जो घूम टहल के आया, और उसके प्रारंभिक पोजीशन यानी इनिशियल पॉइंट एवं फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, अगर यहाँ पर न्यूनतम से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो दूरी कहलाएगी। मान लो ये भी दूरी हुई, ये यहाँ पे ऐसे भी तो आ सकता है। अगर इस अगर यहाँ से चलना करे, यहाँ से चलना चालू करे व्यक्ति, अगर यहाँ पे आ जाए और उसको सबसे कम दूरी लगे, जो सबसे कम दूरी वाली होगी उन दोनों के बीच की, वही डिस्प्लेसमेंट कहला देगा, वही विस्थापन कहला देगा। क्या कहला देगा? डिस्प्लेसमेंट। याद रखो, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। कैसा होता है? वो तीनों होता है। जो विस्थापन होगा वो शून्य भी होगा, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा। और जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि होता है। कैसा राशि? सदिश राशि। विस्थापन कैसी राशि? सदिश। लेकिन दूरी कैसी है? अदिश राशि है। जो विस्थापन का भी मात्रक है, एसआई मात्रक होता है, मीटर होता है। विस्थापन का भी एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। याद रखिएगा, जो विस्थापन होता है ना, ऑलवेज जो विस्थापन होगा हमेशा वो डिस्टेंस की या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। नहीं समझे? वही यहाँ पे लिखा है, जो ये डिस्टेंस है ना, ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। यानी डिस्प्लेसमेंट हमेशा दूरी के बराबर होगा या दूरी से छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सबसे छोटी दूरी हुई ना, तो कैसी बड़ी हो सकती है? ठीक ना। ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं कि वेलोसिटी, सॉरी, स्पीड एवं वेलोसिटी क्या होता है, चाल एवं वेग क्या होता है। चाल एवं वेग, चाल को समझते हैं हम लोग और वेग को समझते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कह सकते हैं? किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। ठीक, इसीलिए बोलते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन वेग का होता है, वेग का तो उल्टा मामला है। वेग बोलता है कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। यहाँ पे विस्थापन लिखा हुआ है और यहाँ नीचे समय लिखा हुआ है, ठीक है ना। विस्थापन बटा टाइम। याद रखो,
स्पीड में ये जो चाल होता है, अभी आप तो सोचो कि ये दूरी कैसी राशि थी, को सर भी आप तो बताए अदिश राशि है, तो ये चाल भी अदिश होगी, चाल भी कैसी होगी, अदिश होगी। अच्छा, ये विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन कैसी राशि है, तो कहोगे सर विस्थापन तो सदिश राशि है, तो ये वेग भी कैसी है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन भी कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक ना। अब देखते हैं कि दूरी और विस्थापन हमको समझ में आ गया है। अब इसका जो मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक ठीक, क्या हुआ, तेल लगा ली का, जाओ बाहर 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 बेटा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये क्या कहते हैं कि मीटर प्रति सेकंड होता है, किसका, जो चाल का मात्रक होता है वो भी एसआई में मीटर प्रति सेकंड होता है, और वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का भी एसआई मात्रक का होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। इतना चीज सुना। चाल का होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या बोल देते हैं, चाल कह देते हैं। इसमें विस्थापन में क्या होता है, ओ वेलोसिटी का होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, यानी विस्थापन को, तो विस्थापन का डायरेक्शन होगा, इन तय किए गए विस्थापन को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि होता है, और ये दूरी क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। सदिश एवं अदिश का एक और अच्छा पहचाने का हम तरीका बताएंगे आप लोगों को। जैसे हम लोग विस्थापन समझ गए ना, जैसे विस्थापन समझ गए कि सदिश होता है, और ये वेग समझ गए सदिश होता है, तो ये सब जिसके भी मल्टी, जैसे आपसे पूछ रहे कि बताइए बल कैसा होता है, आपका दिमाग नहीं काम करेगा, बल कैसा होता है सर हमको नहीं पता, तो बल का आपको सूत्र याद है, या बराबर m इंटू ए, ठीक ना। ए कैसा है, ए, ठीक ना, तो ए कैसा है, जाओ 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 बाऊ पर जाओ, ठीक ना। तो यहाँ पे ए कैसा है, एक ए त्वरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये त्वरण। ये जो त्वरण अभी बताएंगे, ये जो त्वरण है ना, त्वरण एक सदिश राशि है, तो बल भी एक कैसा होगा, यानी इसका कहने का मतलब सदिश जिसमें मल्टीप्लाई करेगा उसको भी सदिश कर देगा, और अदिश जिसमें मल्टीप्लाई होगा उसको भी अदिश कर देगा, ठीक ना। जैसे एक होता है कार्य, क्या होता है कार्य, कार्य हमको नहीं पता कि कैसी राशि है, तो W बराबर F इंटू डी, आया ना सूत्र। F क्या है, बल, बल एक सदिश राशि, तो कार्य भी एक सदिश राशि, क्योंकि सदिश राशि, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करके किया गया है। यानी 2 4 6 हम याद करके सदिश एवं अदिश को अच्छी तरीके से बता सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन एवं त्वरण क्या होता है। एक्सेलरेशन, त्वरण, देखो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वेग परिवर्तन की। अब आपके मन में अच्छा सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्वरण लिखे हुए हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोल देते हैं, त्वरण। अब देखो वेग परिवर्तन का होता है कि जैसे त्वरण को ए से व्यक्त करते हैं, वेग परिवर्तन, जैसे किसी वस्तु की जो प्रारंभिक वेग है वो यू है, जो इनिशियल वेलोसिटी का है यू है, जो फाइनल वेलोसिटी का है वी है। तो जाहिर सी बात है कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटा देंगे और टाइम कर देंगे, क्या कर देंगे, टाइम। तो ये हुआ वेग परिवर्तन की दर को, दर मतलब समय से डिवाइड करते हैं, वो त्वरण कहते हैं। कैसा कहते हैं, त्वरण। त्वरण को ए से व्यक्त करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है त्वरण का, वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कैसा मात्रक है, त्वरण सॉरी त्वरण कैसी राशि है, आप कहेंगे सर सदिश राशि है। कैसी राशि है, त्वरण सदिश, क्योंकि यहाँ पे वेग परिवर्तन बोल दिया है ना, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोल देते हैं, त्वरण। तो वेग कैसी राशि है, सदिश, अभी मैंने बताया, ठीक। एक तरीके देखते हैं। दूसरा होता है मंडन, रेडिएशन क्या होता है, मंदन क्या होता है। जैसे त्वरण में क्या होता है कि अब त्वरण में क्या होता है कि जैसे ये जो त्वरण है ना, एक्सेलरेशन से बना है। किससे, त्वरण का जो इंग्लिश होती है वो एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन मतलब एक्सीलेटर से बना है। गाड़ी में एक्सीलेटर होता है ना, जितना आप बैठिएगा उतना तेज भागेगी गाड़ी, ठीक। यानी देखिए, जो एक बार फिर से और अच्छे समझाते हैं त्वरण क्या होता है। देखिए, अगर कोई वस्तु है यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना स्टार्ट कर दी, तो पहला जो सेकंड में इसका वेग था 2 मीटर, दूसरे सेकंड में इसका जो वेलोसिटी हो गई वो 4 मीटर हो गई, तीसरे में हो गई वो 6 मीटर प्रति सेकंड हो गई, और चौथे सेकंड में 8 हो गई, पांचवें सेकंड में इसका 10 हो गई। देखिए हर बार इसके वेलोसिटी में कितना डिफरेंट हो रहा है, 2 2 2 2 2। तो जितना वृद्धि कर दे रही है एक सेकंड में, वही उसका मीटर पर सेकंड हो जाएगा, वही उसकी मीटर पर सेकंड, उसको वही उसका त्वरण कहलाएगा। यानी एक सेकंड में जितना वृद्धि कर देगी वही क्या कहला देगा, त्वरण। यानी एक सेकंड में जितना क्या करते हैं कि कर देगी, वेग में वृद्धि कर देगी, वही क्या हो जाएगा, क्या हुआ, क्या लग गया उसको, ठीक है ना। तो एक सेकंड में जितना अपने वेग में वृद्धि कर देगी वही क्या कहलाएगी, त्वरण कहला देगी, ठीक। तो त्वरण एवं मंदन, त्वरण तो समझ गया, मंदन बताते हैं। त्वरण में यहाँ पे वेग में वृद्धि हो रही है, मंदन में वेग में घटोत्तरी हो जाएगी। जैसे आप ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक मारने पर आपका वेग घटेगा, तो वहां पे मंदन काम करेगा। क्या काम करेगा,
मंदन काम करेगा। लेकिन तुरंत एक्सीलरेशन, जब आप क्या कहते हैं कि ब्रेक को छोड़ेंगे, एक्सीलेटर देंगे, तो वहां आपका तुरंत काम। जड़त्व वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था को बनाए रखती है, यानी जिस अवस्था में है वस्तु, उसी अवस्था में वस्तु रहना चाहती है। वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। कोई भी वस्तु है अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे कोई वस्तु अगर गति में है तो वो गति में ही बनी रहनी चाहती है, और रुकी हुई है तो वो वैसे ही रुकी रहनी चाहती है, रुकी रहनी चाहती है। लेकिन अगर उसमें आप अवस्था परिवर्तन कर रहे हो तो वो उस अवस्था परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। इसी को ही वस्तु का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु का जड़त्व। इसी के कारण क्या कहते हैं कि जब चलती हुई कार में या बस में अचानक ब्रेक लगने से वस्तु आगे की ओर झुक जाता है, वो जड़त्व का ही नियम है। इसी जड़त्व के कारण हम लोग कुल्हाड़ी को उठाकर नीचे पटकते हैं तो हत्थे में जाके कस जाती है। इसी कारण जब गत्ते को अचानक से हम लोग खींच लेते हैं तो सिक्का वहीं का वहीं बना रहता है। सब इसी का ही है, जड़त्व का ही एग्जाम्पल है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि जड़त्व जो होता है वो क्या होता है। जो भी जड़त्व होगा, किसी वस्तु का अगर जड़त्व होगा वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ज्यादा लगेगा, द्रव्यमान कम होगा जड़त्व कम लगेगा। ये समझे कि द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जड़त्व किसके अनुक्रमानुपाती होता है? अनुक्रमानुपाती होता है जड़त्व को। एक पहला नंबर तो जड़त्व को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि जड़त्व हो क्या है। जड़त्व को मैंने यही बोला कि जब कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो गति अवस्था में बनी रहेगी, विराम है तो विराम अवस्था में बनी रहेगी। वस्तुओं के इसी गुण को जिसमें वो अवस्था का विरोध करते हैं या अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं, उसी को जड़त्व कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन गति का जड़त्व। देखिए, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुके रहने के कारण जो उसमें क्या कहते हैं कि उसका स्टेज चेंज करने का जो गुण आता है उसमें रेस्ट इनर्शिया कहलाएगा। ठीक, कैसा? जैसे रेस्ट इनर्शिया, जैसे मान लीजिए ये कोई कॉपी है, ठीक ना, या ये कोई कॉपी है। अब इसको हम उठा के यहाँ पर रख लिए, क्या कर लिए? रख दिए। अब इसको ऊपर मार्कर रख दिए हैं। ठीक, जब इसको मार्कर को हम छोड़ेंगे तो मार्कर को थोड़ी देर बाद लगेगा कि हमको छोड़ा जा रहा है मार्कर को, क्योंकि कॉपी तो अचानक से गिर जाएगी, बीच में इसमें जगह हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग मार्कर रख लिए, अब इसको छोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाता है कि बीच में जगह हो जाता है। जगह क्योंकि कॉपी तो देखिए, कॉपी और ये अचानक सा कॉपी तो नीचे छूट जाता है, लेकिन ये नहीं छूटता। लेकिन इसमें एक चीज और हम बताएं, यहाँ से हमको देखने को क्या मिला, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको इसमें इनर्शिया का पता लगेगा नहीं। इनर्शिया का क्यों नहीं पता लगेगा? जैसे यहाँ पे इस पे हम लोग क्या रख लिए कि इस पे मार्कर रख दिए, क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्व है ना, इस पर भी बराबर लगाया, इस पर भी फोर्स बराबर लगाया है ना, इस पर भी फोर्स बराबर लगाया और इस कॉपी भी बराबर लगाया, तो इसी के साथ ये चिपकी हुई चली गई। मेरी बात समझिए। यहाँ से एक चीज और देखते हैं कि अगर एक 5 किलोग्राम ईंट के किसके 5 केजी का ईंट है और एक 10 केजी का ईंट है, ठीक ना, और छत पर से समान ऊंचाई से अगर एक साथ छोड़ते हैं, अगर एक साथ उसको छोड़ते हैं तो जमीन पे कौन नीचे वाला पहुंचेगा? तो आपके मन में आनेगा सर यही पहुंचेगा, यही वजन है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी जो होता है प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर, पृथ्वी के प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर अपना जो फोर्स लगा रही है वो इक्वल लगा रही है, तो वो दोनों साथ पृथ्वी पे पहुंचेंगे। कैसे दोनों साथ? इसीलिए मैं मार्कर को इस पर रख के छोड़ रहा हूं, तो ये दोनों साथ कहां पहुंच रहे हैं? उसी भी ये चिपका रह जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई कार है, क्या है, कोई कार है, ये कार दूसरी कार को टोचन कर दी है। टोचन मतलब सुने, इसमें ये आप अचानक से क्या कर रही है, ये वाला अचानक सा क्या कहते हैं कि वो कर दी है, ये जा रही है, और जब ये ब्रेक मारी ये वाली कार ब्रेक, इसको पता नहीं चला ब्रेक मारी, ये इसमें आके लड़ गई। क्यों? क्योंकि इसमें इनर्शिया यानी इनर्शिया ऑफ मोशन है। क्योंकि सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर इसी कार में कोई आदमी बैठा हो, मान लीजिए इसी कार में अगर अचानक से ब्रेक मारती आगे झुकेगा ना, सेम टू सेम यही है। बशर्ते क्या है कि इसमें हम लोगों को ज्यादा इलास्टिक वाली चीजें लगा दी है। हमारे शरीर में भी इलास्टिक है, बॉडी क्या हमारी लोहे तो है नहीं भाई, जब हम भी इलास्टिक है, यहाँ से मुड़ जाते हैं, सब जगह मुड़ जाता है। अगर कोई आदमी ब्रेक मारता है तो इलास्टिक की वजह से तो झुक जा रहे हैं, यानी हम लोग झुक जाते हैं, क्योंकि नीचे वाला का जो सिरा रहता है वो स्टिकली वो कार के सरफेस से टच रहता है,
कार के सरफेस से टच रहता है, परंतु हमारा बॉडी से थोड़ी टच रहता है। हमारा बॉडी तो इलास्टिक है, हमारा इलास्टिक मतलब कि हम लोग थोड़ा बहुत झुक सकते हैं, तो आराम से ब्रेक मारेगा तो निचला सिरा तो स्टॉप ही रहेगा, लेकिन आगे वाला सिरा अब भी मोशन में रहना चाहता था, यानी गति में रहना चाहता था। इसीलिए क्या हुआ कि आगे की तरफ हम झुक जाते हैं। ऐसे ही ये गाड़ी वाला टोचन वाला एग्जाम्पल दिया हम, इस गाड़ी को टोचन करके भगाया जा रही है खूब तेज से, ये अचानक से तो ब्रेक मार दी, लेकिन इसको पता ही नहीं कि ब्रेक मारेगा, जाके इसमें भाड़ चला जाएगी, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया है। क्या हो गया? इनर्शिया मोशन। अब जब ये गाड़ी रुकी, ये गाड़ी रुक गई, ब्रेक मार दिया भाई साहब, अब अचानक से 4 गियर लगा दिया, खट से मार स्पीड में 4 गियर तो स्टार्ट चलेगी नहीं, अचानक से भगा लिया, तो इसको अच्छा बात बता रहे भाई भाग दी। तो ये भी वैसे ही, अगर आप सोचो कि इसी में जब कोई आदमी बैठा रहेगा, अब इसी में कोई आदमी जब अचानक से बैठा रहेगा, जब अचानक से स्टार्ट करेगा, इसका नीचे वाला जो पैर रहेगा, या मान लो कोई आदमी है यहाँ बैठा है, और जब ये अचानक से स्पीड करेगा तो इसका पैर तो तुरंत चल देगा इसके साथ, लेकिन इसकी बॉडी में इलास्टिकता है ना, इलास्टिकता है, इसकी बॉडी भाई झुकेगी, अचानक से इसका पैर तो रुके रह जाएगा कि भाई ये रुक जा, अभी अभी यहीं पे रहो, ठीक, लेकिन ये इसका पैर बोल देगा भाई नहीं नहीं चलो चलो, इसकी बॉडी कहे भाई रुको रुको रुको, अभी स्टॉप में है नहीं, लेकिन इसका पैर क्या होगा? इसका पैर तो गाड़ी के साथ चल दिया है, लेकिन इसकी बॉडी क्या हुई? इसकी बॉडी तो अभी भी वही रेस्ट पोजीशन में रहना चाहती थी, उसी का विरोध करती है, तो वो व्यक्ति पीछे की तरफ झुक जाता है। क्या होता है? पीछे तो रुका हुआ उसको ऊपर वाला सिरा किस पोजीशन को दर्शा रहा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, लेकिन पैर किस में चला गया? इनर्शिया ऑफ मोशन में। इन मोशन के कारण इसीलिए हम लोग आगे पीछे झुकते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज सुनना होगा। तो देखिए, इसको जड़त्व का नियम सबसे पहले जो दिया तो गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो। बाद में न्यूटन आया, 3 दिन में पता ठोक के चला गया, लो भाई पढ़ो, और क्या जरूरत है इसको पढ़ने की? अब इतना चीज समझना नहीं सुना हम लोग। अगर जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने। जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है, द्रव्यमान जितना बढ़ाओगे जड़त्व उतना ज्यादा हो जाएगा, जड़त्व उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि न्यूटन का कितना नियम है। न्यूटन का पहला नियम हो जाता है, न्यूटन का दूसरा नियम हो जाता है, और न्यूटन का तीसरा नियम हो जाता है। इतना न्यूटन दे दिया नियम, इसीलिए फादर ऑफ फिजिक्स कह देते हैं, भौतिकी के पिता। किसे कह देते हैं? न्यूटन को। अगर बोला जाए कि भौतिकी का आधुनिक पिता क्यों है? भौतिकी का आदमी तो आइंस्टीन है। कौन है? आइंस्टीन। यानी बोला जाए कि आधुनिक आइंस्टीन किसे कहते हैं? स्टीफन हॉकिंग्स को। बड़ा बड़ा वाली चीज है भाई साहब, तो ये सब याद रखना। हम लोग देखते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम है, इसी को जड़त्व का नियम। किसका? जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक, प्रथम नियम, इसी को गैलीलियो का नियम तीनों कहते हैं। यानी जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम और गैलीलियो का नियम, यानी सेम टू सेम यही वाला जड़त्व वाला नियम है। हमने जो बताया, यदि कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहना चाहिए, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में तो विराम अवस्था में बनी रहनी चाहिए, यदि कोई गति अवस्था में तो गति अवस्था में बनी रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर कोई उसकी अवस्था का परिवर्तन ना कर दे। यही कौन सा होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यानी जड़त्व का, इसी को अगर पूछा जाए कि जड़त्व का फर्स्ट का नियम को पहले नंबर सबसे पहले व्याख्या कौन किया गया था, या न्यूटन के प्रथम नियम के सबसे पहले नंबर व्याख्या कौन किया था, तो वो था गैलीलियो। कौन? गैलीलियो। या इस न्यूटन के नाम है जरूर, लेकिन जड़त्व का नियम का सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक, पहला नंबर तो हम लोग समझ ले। इसमें समझते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम में एग्जाम्पल दो समझते हैं। यानी चलती हुई कार में अचानक से ब्रेक लग जाती है तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, वहीं चलती हुई कार ब्रेक लगने के बाद अचानक से एक्सीलरेटर देता है तो हम लोग पीछे तरफ झुक जाते हैं। अगर कोई कार वाला दाएं मोड़ता है तो बाएं मोड़ता है, तो अगर इधर मोड़ा तो हम लोग इधर झुकेंगे। डायरेक्शन का भी क्या कहते हैं कि जड़त्व होता है भाई। अगर हम लोग सीधा जाते हैं तो सीधे जाते रहना चाहते थे, और कोई अचानक से इधर मोड़ देता है तो हम लोग, गाड़ी तो इधर मुड़ गई लेकिन हमारी शरीर वहीं पर थी, तो इसलिए वहीं पर रह जाते हैं। समझे ना? तो ये सब जड़त्व का था। अगर किसी हत्थे को हथौड़े में कसना, उठा उठा पटकते हैं उसको, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए क्या करते हैं? उठा उठा के पटकते हैं, तो वो कैसा होता है? जड़त्व का। अब आ जाते हैं दूसरा नियम का होता है, दूसरा नाम हम लोग समझते हैं न्यूटन का। न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का कैसा नियम भैया? द्वितीय नियम। ठीक, न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि यह बराबर m इंटू ए, ये सूत्र याद रखना, यह बराबर m इंटू ए। ठीक, बोला है कि किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स, किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। या ऐसे याद कीजिए, किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स, ये वस्तु है द्रव्यमान की, किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स, किसी वस्तु पर उसके त्वरण, उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमान, उसमें उत्पन्न त्वरण एवं द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम के एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं।
देखिए जब किसी कैच को पकड़ते हैं ना, कैच को, जब किसी कैच को बॉलर क्रिकेटर, कोई भी क्रिकेटर पकड़ता है उसको पीछे की तरफ खींचता है। पीछे की तरफ क्यों खींचता है भाई साहब? पीछे की तरफ खींचता है तो वो टाइम बढ़ा रहा है, क्या उसके रुकने की दर को बढ़ा रहा है। अगर कोई आदमी अगर धड़ से इसी में आके लड़ जाए और फिर पीछे जाएगा वो, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को, किसी बहुत ज्यादा स्पीड में रहेगी कोई वस्तु, अगर उसकी वेलोसिटी को इंस्टेंटली जीरो करोगे तो वो जीरो नहीं होगी, वो छिटक जाएगी। छिटक जाएगी मतलब जैसे कांच, जैसे सॉरी, बॉल बहुत तेजी से आ रही है, हम उसको पकड़ना चाह रहे हैं। अब बॉल की स्पीड तो बहुत रहेगी, 165 कहीं बहुत ज्यादा रहती है बॉल की स्पीड, जितनी भी रहती हो, और उसको अचानक से उसके वेलोसिटी को अगर जीरो करेंगे तो वो उसी में टकरा के वापस चली जाएगी, मतलब हमारे हाथ में चोट भी लगेगी। उसकी वेलोसिटी को हम सोच रहे कि एक ही सेकंड में जीरो हो जाए, लेकिन एक सेकंड में वो जीरो नहीं होगी। उसको जब कैच करोगे धीमे 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 उसकी वेलोसिटी को धीमे 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 कम करना है। जब धीमे 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 कम करना है तो हमारे हाथ में चोट भी, क्या कहते हैं कि नहीं लगेगी। तो इसी पर कौन सा न्यूटन का दूसरा नियम आधारित है। ठीक, इसी कारण होता है कि जब किसी को गोली मारी जाती है तो बॉडी में घुस जाती है। क्यों घुस जाती है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी को इंस्टेंटली हम लोग जीरो करते हैं, और जीरो नहीं करते, उसमें P बराबर m इंटू वे संवेग होता है। उसमें संवेग, गोली में क्या होता है, गोली का अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और वेलोसिटी तो बहुत विकराल होती है। तो इसको जब गुणा कर दोगे तो यही संवेग कहलाएगा, पी क्या कहलाएगा, पी, यानी यही क्या कहलाएगा, मोमेंटम संवेग कहलाएगा। यानी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न वेग के गुणनफल को क्या बोल देते हैं, संवेग। क्या बोल देते हैं, संवेग। संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि हमने वेग पढ़ा था, सदिश होता है। अब सब छोड़ो, इसमें आते हैं। ठीक, अब इतना समझ में नहीं सुना, न्यूटन का द्वितीय नियम होगा। अगर बोला जाए कि फोर्स, बल, एक बल कैसी राशि है, तो कहोगे सर एक्सेलरेशन आप बताए थे, सदिश होती है। और सदिश जिसमें भी गुणा करेंगे हम लोग वो सब सदिश ही बना देगी। तो ये सदिश का हम लोग गुणा किए या भाग करें, कहीं भी सदिश दिख गई तो ये सदिश ही होने वाली है। इतना चीज सुना नहीं। अब देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया को दर्शाता है, एक्शन एवं रिएक्शन को दर्शाता है। अगर किसी पर आप फोर्स लगा रहे हो तो वह वस्तु भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगी। ठीक ना, जैसे किसी वस्तु पर कोई भी फोर्स लगा, न्यूटन का तीसरा नियम लिख लेते हैं यहाँ पे। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का कैसे नियम, तृतीय नियम। किसी वस्तु पर अगर हम फोर्स लगाए तो वह वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही फोर्स लगाएगी, जैसे हम इसमें फोर्स लगाएंगे। ठीक, जितना हम फोर्स लगाए ये वस्तु भी हम पे उतना ही फोर्स लगाई है। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम। इसी के द्वारा हम लोग चलते हैं। पैदल किसके द्वारा चलते हैं? क्योंकि हम लोग पृथ्वी के अपने पंजों से पीछे की तरफ ठेलते हैं, अब पृथ्वी हमको पीछे ठेल देती है, आगे ठेल देती है, तो हम लोग चलने लगते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर हम पृथ्वी को ठेलें और पृथ्वी ठेला जाए, ठेलना समझ रहे हो ना, ढकेलना, अगर पृथ्वी को हम ढकेल रहे हैं और पृथ्वी ढकेला जाए तो हम लोग चलेंगे? नहीं चलेंगे भाई साहब, वहीं पर रह जाएंगे। इसीलिए जो वॉकिंग करता है आदमी, तो मूवी में देखो वॉकिंग करता है उसी पे खड़े होकर के, वो घूमता रहता है तो कहाँ आगे जा पाता है, और वहीं रुक जाए, धड़ से आगे जाकर दीवार लड़ जाएगा। ठीक है ना, यही होता है। तो क्या कहते हैं कि ये न्यूटन का तृतीय नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन का भी नियम होता है। इसी के तहत जब गोली चलाता है आदमी तो क्या कहता है, गोली पीछे की तरफ धक्का देती है, क्योंकि छोटी गोली रहती है। अब जो छोटी गोली यहाँ से निकली, ठीक, ये बंदूक हो गई बड़ी सी, अब बंदूक बनाने पाएंगे बड़ी सी, जब यहाँ से निकलेगी तो इसका वेग तो छोटा होगा, ये आगे की तरफ धक्का देगी तो ये भी पीछे की तरफ धक्का देगी। ठीक, तो इसीलिए न्यूटन का तीसरे नियम। अब देखिए रॉकेट जो होता है, रॉकेट इसी संरक्षण पे चलता है, वो तो द्रव्यमान संरक्षण के